हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्शन आईएएस के द्वारा लॉन्च किए गए 90 डेज प्लानर सीरीज के तहत डे 3 के एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने डे 1 और डे 2 के एमसीक्यू को डिस्कस किया है। वे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उससे देख सकते हैं। तो डे 3 के अंतर्गत अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज के इस वीडियो में 1857 के बाद हुए प्रमुख कृषक आंदोलन, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव तथा भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, बंगाल में नील विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि नील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य है, इसे बताना है। पहला है, बंगाल में हुए नील आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बिल्कुल सही है। दूसरा, हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था। यह भी सही है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने हेतु नील आयोग का गठन किया था। यह भी कथन सही है। तो नील विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों इसके कथन सत्य हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी। अगला प्रश्न है, देखिए नील विद्रोह के बारे में अगर थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देखें तो नील विद्रोह की जो शुरुआत है वह 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया था। इसके प्रमुख नेता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह के संबंध में यह कथन निम्न में से किसका है कि 1859 से 1862 के विद्रोह ने बंगाल में नील उत्पाद पद्धति के लिए मृत्यु की घंटी बजा दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेविड हार्डिमैन। उपरोक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में डेविड हार्डिमैन ने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि विद्रोह का समर्थन करने में बड़े भू सामंत अवसरवादी सिद्ध हुए तो ग्रामीण मध्य वर्ग पराजय की भावना से ग्रस्त सिद्ध हुआ। कारखानेदारों का उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी सीमा तक निजी स्वार्थ से प्रेरित था। उपरोक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार का है? तो यह जो स्टेटमेंट है वह रंजीत गुहा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1859 से 60 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? पहला, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने बमुश्किल ही विद्रोह का समर्थन किया था। यह गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल के विद्रोहियों ने बमुश्किल विद्रोह का समर्थन नहीं किया, बल्कि पूरे जोर शोर और दमखम के साथ विद्रोह का समर्थन किया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है इस बमुश्किल वर्ड के कारण पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण रैयतों का आपसी सहयोग था। सही है। विद्रोह बगान मालिकों के द्वारा बंगाल के किसानों पर दीर्घकालिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा थी। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो केवल एक गलत है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, पावना विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? यानी कि पावना विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से एक कारण नहीं थे? पहला, जमींदारों के द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूलने का प्रयास करना। यह पावना विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, जमींदारों के द्वारा किसानों से सामंती कर वसूल करना। यह भी कारण था। जमींदारों द्वारा किसानों को जमीन से मनमानी बेदखल करना। यह भी कारण था। मुस्लिम कृषकों के द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण करना। यह गलत था। मुस्लिम कृषकों के द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण ऐसा पावना विद्रोह का कोई कारण नहीं था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1870 के दशक में बंगाल में कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन जमींदारों के खिलाफ विकसित हुआ, जिसे पावना कृषक आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जो है वह मुख्य केंद्र इसका बंगाल था, इसीलिए इसे पावना कृषक विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य केंद्र बंगाल, पावना एवं बोगरा जिले थे। ठीक है। यह संघर्ष बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ जहां अधिकांश कृषक मुसलमान थे एवं जमींदार वर्ग जो था वह हिंदू था, लेकिन यह कारण नहीं था कि मुस्लिम कृषकों के द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण किया जाता था। ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
पावना कृषक संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया, सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया, सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी आंदोलन का समर्थन किया, यह भी सही है। इस आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया, यह गलत है। क्योंकि देखेंगे आपकी ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जब जब भारत में आंदोलन हुए हैं तो हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार का उन्होंने विरोध किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करिए। इसे मैच करना है, आसान प्रश्न, आप लोग इसे मैच करें। देखिए कुका विद्रोह कहाँ पर हुआ है, पंजाब में, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। कुकी हुआ है त्रिपुरा में, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 1। पावना अभी हम लोग देख रहे हैं, पावना कहाँ पर, बंगाल में, तो सी का हो जाएगा 2। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पर, बिहार में, तो डी का 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 आंदोलन और विद्रोह है, इसको यहाँ पर कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बारे में सीक्वेंस रूप में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप लोग मैच करिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच बंगाल में, पावना बंगाल में 1873 से 1876 के बीच, दक्कन विद्रोह 1874 में महाराष्ट्र में, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ। तो ये 4 प्रमुख आंदोलन है जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है दक्कन कृषक विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दक्कन कृषक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है। दक्कन कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे, बिल्कुल सही। करों के बोझ तले दबे किसान साहूकारों के कुचक्र में फंसते जा रहे थे, यह भी सही है। इन महाजनों एवं साहूकारों में मारवाड़ी तथा गुजराती प्रमुख थे, यह भी सही है। 1867 में सरकार के द्वारा भू राजस्व की दरों में 75% की वृद्धि की गई, यह गलत है। क्योंकि उस समय भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दक्कन विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको व्यवस्थित कालानुक्रम रूप में यहाँ पर सीक्वेंस के रूप में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सरकार के द्वारा इसका पहला है कि दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ कानून का होना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1879, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 1879। दूसरा है दक्कन उपद्रव आयोग का गठन, तो दक्कन उपद्रव आयोग का गठन हुआ है 1876 में। सरकार के द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि करना 1867 में। अगला है सूदखोर कालूराम के द्वारा एक किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त करना, यह है 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करके इस आंसर को मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार क्यों चलाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गरीब किसानों के खातों में हेर फेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है अवध किसान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला, 21 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस रैली में बाबा रामचंद्र
रस्सी में बंधे हुए आए, यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, यह भी सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। इस अपील को न मानने वालों का बहिष्कार करने की अपील की गई। किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें ऊंची और नीची जातियों दोनों के ही किसान मौजूद थे। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हुए किसान आंदोलन के मुख्य कारणों में निम्न में से कौन सा एक कारण शामिल नहीं था। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले में जो किसान आंदोलन 1921 के लास्ट में हुआ था, उनमें एक प्रमुख कारण ये लगान की ऊंची दर कारण था। लगान वसूली में जमींदारों के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई थी, यह भी कारण था। बेगार प्रथा, यह भी कारण था। लेकिन महिला श्रमिकों का शोषण उस आंदोलन के प्रमुख कारणों में सम्मिलित नहीं था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता था। इसे गंगा मानकर एक पुजारी वहां इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता था कि वे निर्धारित लगान ही देंगे, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे। बेदखल किए जाने पर जमीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे और अपराधियों को मदद नहीं देंगे तथा पंचायत के फैसलों को मानेंगे। उपयुक्त कथन उत्तर प्रदेश के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है। तो यह जो कथन है वह उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन जो एका आंदोलन था उसके बारे में कहा गया है। एका आंदोलन के अगर प्रमुख नेता के रूप में देखा जाए तो इसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव एका आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। यानी कि मोपला विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर मोपला विद्रोह के बारे में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया गया है कि गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद एवं सहजानंद सरस्वती ने इन क्षेत्रों का दौरा कर इनमें सक्रियता लाई थी। यह कथन गलत है। गांधी जी के साथ उस समय केरल के मालाबार क्षेत्र में जिन मोपला विद्रोह के दौरान जिन नेताओं ने सक्रियता से भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ साथ उनमें शौकत अली प्रमुख नेता थे, अबुल कलाम आजाद प्रमुख नेता थे, न कि राजेंद्र प्रसाद और सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। सो आंसर हो जाएगा इसका 15 का डी। देखिए, मोपला कृषक विद्रोह 1921 में केरल में हुआ है। इस दौरान गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आजाद आदि नेताओं ने दौरा किया था। इस आंदोलन के नेता अली मुसल्लियार थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है द मोपला रिवेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। तो द मोपला रिवेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ जो है कोनराड वुड के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में 1836 से लेकर 1919 ईस्वी तक 29 महत्वपूर्ण मोपला विद्रोहों का उल्लेख किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बहुत महत्वपूर्ण है। द मोपला रिवेलियन एंड इट्स जेनेसिस कोनराड वुड के द्वारा लिखी गई एक शोध ग्रंथ है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन को बताना है। बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। सही है। बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। यह भी सत्य है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी बारदोली पहुंच गए थे। यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह सत्याग्रह भूमि कर में 22% बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया था और इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो उपयुक्त सभी कथन अगर देखा जाए तो सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं।
बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए आंदोलनकारियों के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। पहला, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, यह बिल्कुल सही है। और इसके अगर सचिव देखा जाए तो एनजी रंगा इसके सचिव थे। ठीक है, सचिव कौन थे? एनजी रंगा सचिव थे। स्थापना 1936 में हुई लखनऊ में और पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में हुआ, यह भी सही है। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में, पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, दूसरा सम्मेलन फैजपुर में और इसके सचिव एनजी रंगा थे। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कौन सी मांग रखी गई थी? तो आप देखेंगे कि 1937 के जब प्रांतीय चुनाव हुए तो कांग्रेस के द्वारा भू राजस्व और लगान में 50% की कमी की भी मांग रखी गई थी। जो घोषणा पत्र था उसमें इन सभी को शामिल किया गया था। ऋणों की वसूली का स्थगन, सामंती वसूलियों की समाप्ति, तो इन सभी को कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य किसानों में जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग नहीं करते थे? ठीक है, तो कौन सा तरीका का यूज नहीं करते थे किसान नेता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रत्येक घर से एक निश्चित रकम चंदा के रूप में लेना। यह कथन गलत है। बाकी आप देखेंगे कि उस समय घूम घूम कर बैठके करके उनको जागरूक किया जा रहा था। थाना, तालुका, जिला एवं प्रांत के स्तर पर सभाएं की जाती थी। लोगों को कांग्रेस एवं किसान सभा का सदस्य बनाया जाता था, लेकिन प्रत्येक घर से एक निश्चित रकम चंदा के रूप में लेना यह गलत है। तो किसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहां पर मैच करना है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरे तरफ दिया गया है प्रमुख किसान नेता, यानी कि कौन से राज्य के किसान नेता हुए हैं इसके बारे में यहां पर आपको बताना है। देखिए, पहला है बंगाल, तो बंगाल का हो जाएगा बंकिम मुखर्जी, ए का हो जाएगा 3। दूसरा है पंजाब, पंजाब का नाम आप लोग सुने होंगे, सोहन सिंह भाखना, अपने मॉडर्न हिस्ट्री में कई जगह स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। बी का आंसर हो जाएगा 2, तो 1 का 3, बी का 2। ठीक है, ये दोनों में है, आगे देख लेते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आर.डी. भारद्वाज और केरल का हो जाएगा आर. रामचंद्र नेडुमगडी। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो 3, 2, 4, 1 कहां पर है? ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा ए। अगला फिर से यहां पर मैच करने के लिए बोला गया है। एक तरफ किसान संगठन, दूसरी तरफ गठन का वर्ष बताइए आप लोग, इसे आप लोग मैच करिए। ठीक है, आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर यहां पर बी दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में गठन करने वाले का भी नाम दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती। अवध किसान सभा 1920 बाबा रामचंद। यूपी किसान सभा 1918 गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय। उत्कल प्रांतीय किसान सभा 1935 में मालती चौधरी। तो ये 4 किसान संगठन है, उनका गठन वर्ष दिया गया है और उनका गठन किनके द्वारा किया गया यह यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चल रहे हैं कुका विद्रोह के बारे में कि कुका विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वास को दूर करना था, यह बिल्कुल सही है। विद्रोहियों ने हाजरों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया, यह भी सही है। राम सिंह कुका विद्रोह के प्रमुख नेता थे, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं था? पहला, किसानों पर आरोपित लगान की ऊंची दर, भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना, जमींदार
व्यापारी, साहूकार एवं ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा किसानों का शोषण एवं उत्पीड़न, ये सभी जो हैं वह किसान आंदोलन के प्रमुख कारण थे। ठीक है, लेकिन सवाल है कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई शामिल नहीं था। ठीक है, देखिए उपरोक्त सभी कारक जो है भारत में कृषक आंदोलन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारणों में कौन शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर गलत होगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आप लोग जो वस्तु स्थिति है उसे समझ लीजिए। ये सभी कारक जो है भारत में किसान आंदोलन के लिए जिम्मेवार रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। अगला है इजारेदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इजारेदारी व्यवस्था के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस व्यवस्था में 1777 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेका अवधि को बदलकर 1 वर्षीय कर दिया गया, सही है। इस नई व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे, यह भी सही है। तो दोनों यहां पर सही है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इजारेदारी व्यवस्था के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकारों के निम्न कथन पर विचार करें। पहला, प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने वारेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा कि वह बंगाल में अकाल उपद्रव और दुर्दशा को छोड़ दिया। यह कथन बिल्कुल सही है, यह ताराचंद का दिया गया स्टेटमेंट है। दूसरा है आरपी दत्त के अनुसार इस व्यवस्था ने जमींदार तथा रैयत के मध्य संपर्क सूत्र को नष्ट कर भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में दरार उत्पन्न करने का काम किया, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ए और दो दोनों सत्य है, उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। पहला, 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अस्थाई किया, बिल्कुल सही है। बाद में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक में लागू किया गया, यह भी सही है। अस्थाई भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन भारत की 25% भूमि पर लागू की गई थी, गलत है। बल्कि आप देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के 29% भूभाग पर लगाया गया था, तो तीसरा नंबर गलत है। तो कौन सा सत्य है, 1 और 2 सत्य है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त के तहत, तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो जो जमींदार थे किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में और 1/11 भाग यानी कि 11% अपने खर्च के लिए अपने पास रखते थे। तो यह था अस्थाई बंदोबस्त। भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन को बताना है। पहला, जमींदार के द्वारा निश्चित समय पर सरकारी खजाने में लगान जमा नहीं करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था, ये तो सत्य है। किसी भी आपदा के समय लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी, यह भी सत्य है। फिक्स कर दिया गया था लगान की राशि। इस व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास था, गलत है। बल्कि लगान तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं बल्कि जमींदारों के पास था। जमींदार को भूमि बेचने, रखने और दान करने का अधिकार था, यह भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है लगान की दर तय करने का अधिकार जमींदारों के पास था और वे लगान की दर में कमी या वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी। मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूं जो उन्हें धर्मगत कानून के अनुसार उत्तराधिकार में मिली है। भूमि के अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट जॉन शोर का है। जॉन शोर कॉर्नवालिस के द्वारा नियुक्त जांच कमेटी का अध्यक्ष था। 1793 से 98 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जॉन शोर का था, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कंपनी सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को अस्थायी बनाने के पीछे अनेक कारण थे। निम्न में से कौन एक अस्थायी व्यवस्था को लागू करने का सही कारण नहीं है, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का निम्न में से कौन सा एक सही कारण नहीं है। पहला, सरकार एक निश्चित एवं अस्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी, अब बिल्कुल सही है, इसीलिए तो लगान की दर को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया था।
वह लगान वसूली समय तथा पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। अभी सत्य है, कंपनी इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों का अपना समर्थक बनाना चाहती थी। बिल्कुल सत्य। और यही देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त को लागू किए जाने के पास देखेंगे कि अंग्रेजों के समर्थन में एक जमींदारी वर्ग का गुट तैयार हो गया था। तो तीसरा भी सही है। हालांकि कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों एवं भू लगान के संदर्भ में जानकार व्यक्तियों की कमी नहीं थी, फिर भी उसने लगान का ठेका जमींदारों को दिया गया, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहां पर लिखा गया है लगान निर्धारित करने एवं वसूल करने संबंधी कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों की कमी थी एवं भूमि के संबंध में भी उनके पास पर्याप्त ज्ञान का अभाव था, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने से अनेक जमींदारों को लाभ हुआ था। निम्न में से कौन सा एक लाभ जमींदारों को नहीं हुआ? जमींदार भूमि के मालिक बन गए, सही है। किसान लगान की एक निश्चित राशि सरकार को देने के पश्चात बड़ी धनराशि जमींदारों को होती थी। अभी हमने बताया कि 10/11 सरकार को जाता था और 1/11 इनकी जेब में होते थे। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए, सही है। जमींदारों ने अत्यधिक लाभ लेने के बाद भी कृषि उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यह गलत है। कृषि उन्नति की ओर आप देखेंगे कि जमींदारों के द्वारा थोड़ा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इसका टोटली अगर देखा जाए कि पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया तो यह स्टेटमेंट उचित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा डी। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने से सरकार को होने वाले लाभ पर विचार करें। सरकार को कौन से लाभ हुए? पहला, जमींदार के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया, सही है। और अभी हमने बताया था कि जमींदार वर्ग अंग्रेजों के समर्थक बन गए। सरकार क्या निश्चित हो गई, यह भी सही है। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की तय करने एवं ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसका नाम ही था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी रूप से लगान की राशि से फिक्स कर दी गई थी और प्रतिवर्ष जो राजस्व की दर निर्धारित किए जाते थे उस झंझट से उसको मुक्ति मिल गई। जमींदार व्यवस्था लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों को समाज में न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, यह गलत है। जमींदारों का काम लगान वसूलना और कृषि से संबंधित था। तो 1, 2 और 3 सत्य हैं, लाभ हुए ये अंग्रेजों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है? तो 1, 2 और 3 इसका सत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही नहीं है? यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई, यह बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार और कृषकों के आपसी संबंध पर कोई प्रभाव नहीं डाला, यह गलत है। आप देखेंगे कि किसान और सरकार के बीच संबंध में दरार उत्पन्न हुई और किसानों के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में जमींदार काम कर रहे थे। जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे और जमींदार कुछ राशि अपने पास रखते थे और शेष राशि जो था ब्रिटिश सरकार को देते थे। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वह जमींदारों के साथ किया गया था। किसान जमींदार से टैक्स किसान जो थे जमींदार को टैक्स पे करते थे और ब्रिटिश सरकार जमींदार से राशि लेती थी। तो मेन जो था, जो पैक्ट जो था, समझौता हुआ जमींदारों के साथ किया गया था। निम्न में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का विशेषता नहीं है। पहला, अस्थायी बंदोबस्त भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित था, यह बिल्कुल विशेषता है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, इसका भी होल्ड रखिए। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया, यह गलत है। मालगुजारी निर्धारण का भार, यह भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि टैक्स अंधाधुन आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में लगान की ऊंची दरें तय कर दी गई थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका बी जो है वह इनकरेक्ट होगा, यह इसकी विशेषता नहीं थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता पर विचार करें। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता थी? ठीक है, पहला, कर्नल रीड के द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था, यह सही है।
भू राजस्व की यह व्यवस्था मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों एवं बरार में लागू किया गया था। यह भी सही है। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिंस्टन और चैंपलिन की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। करेक्ट है। और भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से 28 के दौरान प्रिंगल के द्वारा किया गया, तो यह भी सत्य है। तो रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता के बारे में उपर्युक्त चारों स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत में रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्यों में निम्न एक को शामिल किया जा सकता है, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी इस व्यवस्था के जरिए सरकार जो थी अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी, और इसका अस्थायी बंदोबस्त जो कि जमींदारों के साथ किया गया था, जिसमें किसानों का ज़्यादा शोषण हुआ। ठीक है। और अब देखेंगे कि रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने का यही मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के प्रति किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया, उसको दूर किया जाए और अस्थायी बंदोबस्त की कमियों को समाप्त किया जाए। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक रैयतवारी बंदोबस्त का दोष नहीं है? यानी कि रैयतवारी बंदोबस्त का निगेटिव इम्पैक्ट निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया। यह गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है। रैयत का मतलब होता है किसान, और यह व्यवस्था जो थी डायरेक्ट किसानों से इसमें टैक्स वसूली की गई। तो एक जो सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी रैयतवारी प्रणाली की विशेषता है? ठीक है। रैयतवारी प्रणाली की कौन विशेषता है? पहला, यह थॉमस मुनरो की उद्भव या ब्रेन चाइल्ड थी। सही है। यानी कि रैयतवारी बंदोबस्त थॉमस मुनरो की देन है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, यानी कि मध्यवर्ती का मतलब होता है बिचौलिया को कम करना था। यह भी सही है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। बिल्कुल सत्य है। इसने मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। यह गलत है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि रैयतवारी जो व्यवस्था थी वह मद्रास में तो लागू हुआ, लेकिन मद्रास के साथ साथ यह बंबई में लागू किया गया और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, और बाद में वह बंगाल में लागू हुआ। ठीक है। तो 1, 2 और 3 सत्य हैं, यानी कि 40 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए, इसे सर्वप्रथम कैप्टन रीड के द्वारा 1792 में लागू किया गया था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों पर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त में कौन संबंधित नहीं रहा है? मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुनरो। रैयतवारी बंदोबस्त का जन्मदाता कैप्टन रीड को माना जाता है। बाद में मुनरो ने इसे विस्तार प्रदान किया था। कैप्टन रीड के द्वारा 1792 में रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई थी, और फिर 1820 ईस्वी में यह मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है। फिर 1825 में बंबई में और 1858 में संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया कि अस्थायी बंदोबस्त भारत के 19% क्षेत्रों में लागू था। वहीं आप रैयतवारी व्यवस्था को देखेंगे तो संपूर्ण भारत के, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया गया था, और 30% क्षेत्रों पर महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। अगला है महलवारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में हल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। बिल्कुल सही है। कुल उपज का 80% इसके तहत लगान की दर निश्चित की गई थी। यह भी सत्य है। और विलियम बेंटिक ने इस दर को कम करके 66% कर दिया गया। यह भी कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिश भारत में किसानों के साथ कितना शोषण किया जाता था। कुल उपज का बताइए 80% टैक्स वसूलना, फिर किसानों के पास बचेगा क्या? ठीक है। तो उस समय इससे आपको जो शोषणकारी नीतियां जो है आर्थिक व्यवस्था से आपको प्रदर्शित होती है, चाहे वह अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवारी हो या फिर महलवारी। ठीक है। तो तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आधुनिक शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। ठीक है। पहला है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की। गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में नहीं बल्कि कलकत्ता में की गई थी 1780 में। तो पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। दूसरा,
इस सभा में, इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा सही है, केवल 2 नंबर कथन जो है वह सत्य है। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1780 में कलकत्ता में की थी। इसमें भारतीय भाषाओं और परंपराओं की शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। ठीक है। भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित और उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था और 1813 के एक्ट के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, चार्टर के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख अनुदान, हमने अभी बताया। दूसरा भी स्टेटमेंट सत्य है, तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में असत्य कथन का चयन करें, कौन सा कथन गलत है, इसे आपको बताना है। तो आप देखेंगे, इसे आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यह गलत है। स्पष्ट लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में कि लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया। आप जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है वह अंग्रेजी शिक्षा का घोर समर्थक था और इन्होंने प्राच्य शिक्षा नहीं बल्कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया है लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, तो आंग्ल शिक्षा और प्राच्य शिक्षा का इनके द्वारा समर्थन किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो असत्य कथन में 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि शिक्षा के विकास के बारे में असत्य कथन को बताना है। भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। सत्य है। मैकाले के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया, यह भी सत्य है। मैकाले के दृष्टिकोण का समर्थन करने के पीछे सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो परंतु विचार से वे अंग्रेज हों, यह भी सत्य है। शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर सरकार जनसाधारण के बीच दुभाषे की भूमिका को समाप्त करना चाहती थी, यह गलत है। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर एक ऐसी श्रेणी तैयार करना चाहती थी जो सरकार और जनसाधारण के बीच दुभाषे की भूमिका को निभा सकता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। वुड डिस्पैच के बारे में बताइए। ठीक है, प्रश्न दिया गया है, बताइए वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है 1 और 2 सत्य है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच प्रस्तुत किया। सही है। इस योजना में सरकार से कहा गया है कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करे, यह भी सत्य है। इसने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए रखने का सुझाव दिया। देखिए, उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी ठीक है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं बल्कि मातृभाषा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया था। तो पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा नंबर गलत है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में गठित हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। देखिए, शिक्षा से संबंधित जितनी भी समितियां गठित हुई है, चाहे वह हटांग समिति हो, सैडलर हो या फिर हंटर हो, वुड डिस्पैच हो, इन सभी की एक जगह लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसका कब गठन हुआ, उसका की पॉइंट सिफारिश का क्या था इसे। ठीक है, तो हंटर की अध्यक्षता में जो हंटर आयोग का गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। ठीक है, हंटर कमीशन जिसकी गठन 1882 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का समीक्षा करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, तो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे सैडलर आयोग के अध्यक्ष, जिसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1917 ईस्वी में किया गया था। और इसके उप कुलपति कौन थे, उस समय लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति तो डॉक्टर M.E. सैडलर, जो कि सैडलर आयोग के अध्यक्ष भी थे। इसका काम कलकत्ता विश्वविद्यालय की
समस्याओं का अध्ययन करना था। ठीक है, 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को इसने प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह भी किया था। तो सैडलर आप लोग याद रखेंगे, 1917 में इसका गठन हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा के निम्न संस्थानों का उनकी स्थापना के अनुसार कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे सारे ऑप्शन में आगे पीछे करके यही 4 संस्थान दिए गए हैं और इसके अनुसार आप लोग सोचिए, बताइए कि कौन सी संस्थान की स्थापना कब की गई और कालानुक्रम रूप में कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो रुड़की अभियांत्रिकी संस्थान यानी कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1888, पूसा कृषि विश्वविद्यालय 1905 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसका स्थापना किया गया था। 1929 में गठित हारटोंग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1929 में गठित हारटोंग समिति जो था वह शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने से संबंधित था। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी के द्वारा शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की गई थी उस योजना को वर्धा योजना के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी। 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के अंकों में शिक्षा की जिस योजना को प्रस्तुत किया वह वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्थापित करने, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई थी और 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्धा योजना 1937 गांधीवादी जो विचार था उस पर आधारित था। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। आप बताइए कि सार्जेंट योजना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 50 वर्ष में देश में शिक्षा में पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। गलत है, 50 नहीं बल्कि वहां पर हो जाएगा 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर मैच करना है, एक तरफ शिक्षा संबंधी आयोग दिया गया है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्थापना वर्ष के अनुसार मैच करें तो कोठारी आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1964 से 1966। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा सैडलर, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था 1917 में गठन, बी का 1, सी का हो जाएगा हंटर भी अभी हमने पहले सवाल डिस्कस किया है, हंटर 1882 में, सी का 4 और डी का हो जाएगा राधाकृष्णन 1948 स्वतंत्रता के तुरंत बाद राधाकृष्णन समिति का ही गठन होता है। 3-1-4-2 आंसर हो जाएगा बी। अन्य आइए कुछ कमिटीज का नाम हम लोग देख लेते हैं। कोठारी आयोग 1964-66, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19, हंटर शिक्षा आयोग 82-83, राधाकृष्णन आज़ादी के तुरंत बाद सबसे पहला, आज़ादी के बाद पहला आयोग जो है राधाकृष्णन है। हारटोंग समिति 1929, वर्धा 1937, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 और सार्जेंट योजना 1944। ठीक है, शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना आयोग के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षा संबंधी आयोग एक तरफ है, दूसरे तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में गठित हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय था। चार्ल्स वुड 1854 में लॉर्ड डलहौजी था उस समय, 1848 से 46 तक लॉर्ड डलहौजी रहा है। ठीक है, सैडलर आयोग 1917-18, याद करें आप 1919 का लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम, उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड। वर्धा 1937 लॉर्ड लिलिथगो। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया शिक्षा संबंधी आयोग और उस समय कौन थे वायसराय या गवर्नर जनरल, उसके बारे में दिया गया है, तो इसका हमने आंसर मैच किया। निम्न तकनीकी संस्थानों एवं उसके स्थापना वर्ष का कौन सा जोड़ा बेमेल है यानी कि कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय 1860। यह गलत है, कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1835 में हुई थी। ठीक है, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज 1854 ईस्वी में ओवरसियर्स स्कूल के रूप में, बाद में 1858 में इसकी दर्जा इंजीनियरिंग कॉलेज का कर दिया गया था। ठीक है,
गोइंड इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, 1858 में इसे दर्जा दिया गया इंजीनियरिंग कॉलेज का। और पूसा का समस्तीपुर का पूसा कृषि विश्वविद्यालय 1905 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1835 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिया 1860, ठीक है। ऐसे सवाल बीपीएससी प्री में नहीं पूछे जाएंगे जो ज़्यादा फैक्चुअल डेटा पर आधारित हो, ठीक है। एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और कौन से चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये सब नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा की सुविख्यात पक्षधरती, यानी कि स्त्री शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो ऑप्शन में देखेंगे तो चारों जो है, चाहे सुब्बा लक्ष्मी हो या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन हो, अनंत कुमार स्वामी हो या केशव चंद्र सेन, ये सभी भारत में औपनिवेशिक भारत के दौरान स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे हैं। 19वीं शताब्दी आरंभिक 20वीं शताब्दी, यानी कि 19वीं का एंड और 20वीं का फर्स्ट, बंगाल नाट्य कला की एक अग्रणी हस्ती विनोदिनी दासी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना के आदि प्रवर्तक में से एक थे, बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने 1910-13 के बीच में अपनी आत्मकथा अमार कथा को धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया, यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य है, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, वह अपनी आत्मकथा लिखने वालों में थिएटर की पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्रियों में से एक थी, ठीक है। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन सा संबंधित है? डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बहुत आसान प्रश्न, बताइए आप लोग कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन संबंधित है? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ठीक है ना। 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रानाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना सभा की भी स्थापना की। 1867 में इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है लॉर्ड मैकाले का संबंध। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि हंटर कमीशन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय से संबंधित था, तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हंटर कमीशन, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया। हंटर कमीशन जहां कहीं भी आपको दिख जाए, आप आंख बंद करके प्राथमिक शिक्षा पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक एशियाई एवं संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये बेसिकली फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर थे, ठीक है। ये 1807 से 1814 तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति भी रहे हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है सर सैयद अहमद खां के बारे में? उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रमण पर आधारित जनजातीय समुदायों का एक महासंघ था, यह उनका विचार था, सत्य है। उनका विचार कांग्रेस के विचार से बहुत अधिक समान था, गलत। कल का वीडियो आप याद करिए, उसमें हमने बताया था कि अब जो सर सैयद अहमद खां जो थे, वे मुस्लिमों में इस बात को प्रचार प्रसार करते थे कि वे कांग्रेस का किसी भी रूप में हिस्सा ना बने। तो कांग्रेस के साथ उनका आइडियोलॉजिकल इन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है, तो दूसरा गलत है। उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र के रूप में भारत की कल्पना की, गलत। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित करार दिया, यह सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? एक और 4 सत्य, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, डे 3 का लास्ट एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का प्रबल रूप से वकालत किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1909 में इलाहाबाद से अंग्रेजी अखबार द लीडर की शुरुआत भी की थी, 1931 में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था और मरणोपरांत 2014
ईस्वी में भारत रत्न से मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने परफेक्शन आईएएस 90 डेज जो सीरीज है 17वीं बीपीएससी का, उसका डे 3 का एमसीक्यू हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब इसके पुराने जो एमसीक्यू है डे 1 और डे 2 का, उसका हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। @IASPCS सेंटर पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।